हेलो गेम चेंजर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर पोएम को। इसके अलावा हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी इसी वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे पोएम है। हालांकि ये दोनों ही पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके अलावा अपने बुक को लेके आ जाओ और इस पोएम को खोल के बैठ जाओ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन जेनिफर्स टाइगर से, एंड एज यूजुअल वीडियो के लास्ट में हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उसे इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं हर पोएम के एंड में तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस बताते जाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग को पोएटिक डिवाइसेस पहचानना नहीं आता है। और अगर मैं बस ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम एक ही वीडियो में तुम्हारे सारे जितने भी पोएम्स है ना, सारे पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस को पहचानते कैसे हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, मान के चलो 40 मिनट 1 घंटा का वीडियो बनेगा, उसमें तुम्हारा सारा पोएम कवर हो जाएगा। पोएम ही कितने हैं? मुश्किल से 7 पोएम होंगे, 7 या 8, मुझे बताना एग्जैक्टली कितने पोएम है। और इसके अलावा हाँ, संडे को ग्रुप ओपन होता है, तो तुम्हारा कोई भी डाउट रहता है तो वहां पे पूछ लिया करो। ऑब्वियसली ग्रुप किस लिए है, व्हाट्सएप में तुम्हें क्यों इनरोल किया गया है, ताकि तुम अपने डाउट पूछ सको और ऑब्वियसली होमवर्क सेंड कर सको। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर, उनकी जो ऑथर है ना, उनका नाम है एड्रिन रिच। इसके अलावा तुम लोग देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो हमारी जो राइटर है एड्रिन रिच, उनका जन्म हुआ था 1929 में बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में। ओके, तो इस चीज को याद रखना। हो सकता है ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछता है कि तुम्हारे पोएट का बॉर्न कहां पे हुआ था, बर्थ कहां पे हुआ था, बट फिर भी अगर तुम कोई आंसर लिख रहे हो अपने पोएट के से रिलेटेड, तो वहां पे अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो खुश हो जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्टेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिस मूवमेंट में वुमेन को इक्वल राइट्स देने की बात की गई थी। इसके अलावा ये जो मूवमेंट था ना, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था, जो लड़कियों का बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, अंडर एज ही शादी कर दिया जाता था, जो कि बहुत गलत होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के अगेंस्ट था। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है तुम्हें पता ही है, आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे फैमिली को बस लड़का ही चाहिए होता था। तो अगर लड़की होती थी तो बचपन में ही जैसे वो जन्म लेती थी उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, या पेट के अंदर ही मरवा दिया जाता था। ठीक है, मतलब अबॉर्ट करवा दिया जाता। इसके अलावा ये मूवमेंट डॉरी रिलेटेड वायलेंस के भी अगेंस्ट था। पहले के टाइम में डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा पीक में था। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, डॉरी आजकल भी चलता है। डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज। तुमने तो सुना ही होगा, ठीक है, कि दहेज अभी भी लिया दिया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी लोगों का मेंटेलिटी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारी जो ऑथर है एड्रिन रिच, उन्होंने इस मोमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था। कैसे सपोर्ट करा था? एज अ पोएट एंड एज अ थ्योरिस्ट, मतलब पोएम्स के थ्रू उन्होंने बताया था कि क्यों ये सब चीजें गलत है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी थ्योरीज भी थी, इसलिए उन्हें यहाँ पे थ्योरिस्ट कह के भी बुलाया गया है। आई होप सो तुम्हें यहां तक समझ में आ गया हो। इसके अलावा सी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री पब्लिश करा था। इसके अलावा 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिख रखी है। फिर हमें आगे पता चलता है कि जो एड्रिन रिच थी ना, उनका बस मेजर इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट में ही नहीं था। इसके अलावा वो और भी कुछ चीजों के अगेंस्ट थी, जैसे कि रेसिज्म, काले गोरे के बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है, उसके अगेंस्ट थी। इसके अलावा मिलिट्रिज्म क्या होता है, किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाता है, तो उसे हम मिलिट्रिज्म कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना हो तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ज्यादा सोशल साइंस पढ़ता नहीं हूं, बट तुम बगल वाले देश का, पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट से ज्यादा, काफी ज्यादा मिलिट्री को पावर दी गई है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट थी हमारी एड्रिन रिच। तो देखो एड्रिन रिच के बारे में अगर कुछ भी पूछता है तो ये 3 पॉइंट याद रखना, एक तो दूसरा रेसिज्म और तीसरा मिलिट्रिज्म। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में बता दोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगी अगर पूछा जाता है तो। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि इस पोएम में, आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं ऑन जेनिफर्स टाइगर में, इस पोएम में उन्होंने किस बारे में बात की है? उन्होंने बात की है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन के बारे में। मतलब कि जब औरतों का, जब वुमेन्स का शादी हो जाता है, तब वो किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किस किस बर्डन से गुजरती है। तो आज के पोएम में हम यही पढ़ने वाले हैं। आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। अब हम लोग डायरेक्ट पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी पोएम है। तो सबसे पहला लाइन में क्या बताया गया है, हमारी जो पोएट है वो हमें बता रही है कि ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। मतलब कि जो ऑन जेनिफर के टाइगर है ना, वो प्रांस कर रहे हैं, मतलब बहुत ही हाई स्प्रिंगी स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां पे?
स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ही हो गया कि आन जेनिफर्स के जो टाइगर है ना, वो कोई रियल टाइगर नहीं है, बल्कि एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हुए टाइगर है। मतलब कि उन टाइगर को किसी स्क्रीन पे किसी चीज में एम्ब्रॉयडरी करके बनाया गया है। जैसे यहां पे तुम एग्जांपल देख सकते हो, धागे से टाइगर को बनाया गया। तुम लोग यहां पे ध्यान से देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो वैसे ही आन जेनिफर्स ने भी कुछ टाइगर्स को स्क्रीन पे बनाया हुआ है, जो कि प्रांस कर रहे हैं, मतलब हाई स्प्रिंगी स्टेप्स ले रहे हैं, जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगले ही लाइन में पोएट बोल रही है कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसा दिखाई दे रहा है। जिन्हें नहीं पता टोपाज क्या होता है, तो टोपाज एक तरह का स्टोन होता है, ठीक है, ऐसा स्टोन होता है, तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। तो थोड़ा सा येलोइश होता है, थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का स्टोन होता है। तो यहां पे हमारी पोएट बता रही है कि वो जो टाइगर्स है ना, वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसे दिखाई दे रहे हैं, और वो डेनिजेंस है कहां के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि जंगल के, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जहां पे ग्रीनरी भरा हुआ है, तो ग्रीनरी कहां पे भरा हुआ होगा, ऑब्वियसली जंगल में। तो वो डेनिजेंस है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। डेनिजेंस का मतलब सिटीजन्स हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग जहां पे रहते हैं तो हम सिटीजन्स हो गए। तो वैसे ही ये जो टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं, ग्रीनरी में रहते हैं, तो इन्हें डेनिजेंस बोला गया। डेनिजेंस का मतलब होता है एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। आई होप सो तुम्हें पहला 2 लाइन क्लियर होगा। अब हम थर्ड लाइन को पढ़ते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब ये जो टाइगर है ना, जो स्क्रीन पे बने हुए हैं, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इन्हें किसी से भी डर ना लगता हो, इन्हें उन लोगों से भी डर नहीं लगता है जो ट्री के नीचे खड़े हैं। अब यहाँ पे कौन से लोग हैं जो ट्री के नीचे खड़े हैं? जंगल में कौन ही होगा जो ट्री के नीचे खड़ा होगा? ऑब्वियसली हंटर्स होंगे। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रही है कि ये जो टाइगर्स है ना, ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें हंटर्स से भी डर नहीं लग रहा है, उन लोगों से भी डर नहीं लग रहा है जो कि पेड़ के नीचे खड़े हैं। इसके बाद 4th लाइन में लिखा गया है, दे पेस इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी, मतलब ये जो टाइगर्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं। पेस इन स्लीक का मतलब होता है मूविंग स्मूथली। सिविलरिक सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? सिविलरिक का मतलब होता है ब्रेव, और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। मतलब ये जो टाइगर है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेव वे में और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में। आई होप सो तुम्हें ये चारों लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लाइन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगले पेज में जाने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जो आन जेनिफर्स के टाइगर है वो कहां पे बने हुए हैं? वो स्क्रीन में बने हुए हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी किए गए, मतलब एम्ब्रॉयडरी करके बनाए गए हैं। इसके अलावा ये जो आन जेनिफर्स के टाइगर है, ये बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टाइगर का स्किन कलर होता है ना, वो बिल्कुल टोपाज जैसा ही होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो टाइगर्स हैं आन जेनिफर्स के, वो डेनिजेंस है जंगल के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, मतलब जंगल के। इसके बाद अगले लाइन में हमें बताया गया कि ये जो टाइगर्स है ना, ये किसी से भी नहीं डरते, ये हंटर से भी नहीं डरते हैं। इसके बाद अगले लाइन में हमें बताया गया कि ये जो टाइगर्स है, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इस चारों लाइन में बस यही चीज हमें बताया गया है। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। देखो हमारी जो पोएट थी ना, वो सबसे पहले वाले पेज में पहले जो 4 लाइन है उसमें टाइगर के बारे में बता रही, टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रही थी, लेकिन इस पेज में हम आन जेनिफर के बारे में बात करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, मतलब जो आन जेनिफर है ना, उनका जो हाथ है, उनका जो फिंगर है, वो बहुत ज्यादा कांप रहा है जब वो वुल से उस टाइगर को बना रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो आन जेनिफर है ना, वो उस टाइगर को जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो किसके मदद से कर रही है? वुल के मदद से कर रही है, वो कोई नॉर्मल धागा यूज नहीं कर रही है। इसके अलावा उनका जो हाथ है, उनका जो फिंगर है, वो बहुत ज्यादा कांप रहा है, जिसके वजह से वो जो आइवरी का नीडल है ना, वो उसे भी पुल नहीं कर पा रही है। आइवरी नीडल का मतलब होता है हाथी के दांत से जो नीडल को बनाया जाता है ना, उसे हम आइवरी नीडल बोलते हैं। अब हम अगले 2 लाइन को पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर आन जेनिफर का हाथ इतना क्यों कांप रहा है और वो उतना छोटा सा सुई को क्यों नहीं खींच पा रही है, मतलब आइवरी निडल को क्यों नहीं खींच पा रही है, वो हमें लास्ट 2 लाइन से पता चलेगा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग्स बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड, मतलब कि आन जेनिफर ने जो वेडिंग बैंड पहन रखा है, वेडिंग रिंग पहन रखा है, उसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसका वेट इतना ज्यादा है कि जो आन जेनिफर है ना, वो अपने हाथ को उठा नहीं पा रही है। देखो यहाँ पे कटाक्ष किया गया है, यहाँ पे एक्चुअली में वो जो आन जेनिफर ने जो वेडिंग रिंग पहन रखा है, उसका वेट इतना ज्यादा तो नहीं होगा। एक रिंग का मैक्सिमम वेट तुम क्या ही ले सकते हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम तो मैं ज्यादा ही बोलती, आधा केजी का तो कोई होता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जो आन जेनिफर है, वो उस आइवरी नीडल को क्यों नहीं खींच पा रही है? क्योंकि वो जो वेडिंग बैंड है, मतलब वो जो वेडिंग रिंग है, वो ये दिखा रहा है कि जब कोई औरत शादी कर लेती है, उसके बाद उसके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आ जाता है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और एक वुमेन को मैरिड लाइफ के बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है। और खासकर आन जेनिफर्स के केस में हमें यह पता चल रहा है कि जो आन जेनिफर है ना, उनका जो मैरिड एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो आन जेनिफर के हस्बैंड होंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नेचर के नहीं होंगे, अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा इल ट्रीट करते होंगे,
बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस आदमी को रखा है फॉर एग्जाम्पल कि उनके हस्बैंड कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट हमें ये समझाना चाहती है कि जो आन जेनिफर है ना, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम सह रही है अपनी मैरिड लाइफ के बाद, और उनका लाइफ कितना ज्यादा बर्बाद हो चुका है। इसलिए हमारी जो पोएट है वो थोड़े घुमा फिरा के, वर्ड्स को घुमा फिरा के यहाँ पे लिख रही है कि जो आन जेनिफर्स के हाथ में जो वेडिंग रिंग है उसका वेट इतना ज्यादा है कि उनके जो फिंगर्स है वो भी बहुत ज्यादा कांप रहे हैं और वो आइवरी निडल को भी खींच नहीं पा रही है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये 4 लाइन भी समझ में आ गया होगा, रिवीजन का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान 4 लाइंस थे। अब हम लोग अगले लाइंस में बढ़ते। ओके, तो इस पेज में भी हम 2-2 लाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। मतलब कि जब आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी तब भी उनके हाथ में वो रिंग होगा। किस इंसान का रिंग होगा? उस इंसान का रिंग होगा जिसके द्वारा वो मास्टर्ड की जाती थी, मतलब जिसके द्वारा वो कंट्रोल की जाती थी। यहाँ पे आंट जेनिफर के पति के बारे में, मतलब हस्बैंड के बारे में बताया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हाथ में जो वेडिंग रिंग है वो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड का ही होगा। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बताना चाहती है कि जब आंट जेनिफर का डेथ भी हो जाएगा ना, तब भी उनके हाथ में रिंग होगा, जो ये सिग्निफाई करेगा कि उन्होंने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है, कितने बर्डन्स को उठाया है, और उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में क्या क्या झेला है। मतलब कि मरने के बाद भी हमारी जो आंट जेनिफर है वो फ्री नहीं हो पाएगी, और वो उस रिंग को अपने साथ, उस रिंग के बर्डन को अपने साथ उठाते हुए जाएगी। और इन सब का रीजन कौन होगा? वो जो अंकल होंगे जिसके द्वारा वो मास्टर्ड की जाती थी, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो, ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये दोनों लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन यहां पे हमें आगे पोएट बता रही है, लेकिन वो जो पैनल में वो एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर को बना रही है ना, वो उनके मरने के बाद भी वैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे, वैसे ही prancing कर रहे होंगे, और वैसे ही प्राउड होंगे, वैसे ही अनअफ्रेड होंगे, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये सबसे हमारी जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर है ना, वो एम्ब्रॉयडरी करके वो चीज बना रही है जो वो खुद हासिल नहीं कर सकती है। तुम लोग खुद सोचो, जो आंट जेनिफर है और जो आंट जेनिफर जिन टाइगर्स को बना रही है उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो कितना ज्यादा अनअफ्रेड है, ब्रेव है, प्रांसिंग कर रहे हैं, कितना ज्यादा प्राउड है। वही जो आंट जेनिफर वो बर्डन के नीचे दबी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबी हुई है, और उनकी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा बुरी है, और उनके लाइफ में कितने खराब एक्सपीरियंसेस उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। और एक्चुअली में ये जो टाइगर है ना, वो आंट जेनिफर के अंदर लाई करता है, लेकिन वो कभी भी उस टाइगर को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगी। साथ ही साथ इस पोएम के माध्यम से हमारी जो पोएट है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में बताना चाहती है कि कुछ मर्दों की वजह से जो वुमेन्स होती है उनका लाइफ कितना ज्यादा खराब हो जाता है, उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है। साथ ही साथ पोएट ये भी बताना चाहती है कि जो वुमेन है ना, उन्हें डर के या किसी के अंदर रह के या फिर अपने सपनों को दबाने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकती है, वो बिल्कुल एक ब्रेव टाइगर की तरह बन सकती है। और इस तरह से हमारा जो पोएम है ना, प्यारा सा चुटकू सा, वो खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे इस पेज में आई डोंट थिंक कोई हार्ड वर्ड। जाने से पहले अगर तुम लोग गेम चेंजर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोग इजीली प्ले स्टोर से एडुकेशन भैया ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे इस कोर्स में तुम्हें अच्छे से लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। तुम्हें सभी चैप्टर के नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा तुम जैसे ही इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें मैं भी हूंगा। तो अगर तुम लोग अभी ज्वाइन करने जा रहे हो तो एक बात याद रखना कि अभी के लिए तुम लोग सिर्फ पेमेंट यूपीआई आईडी से ही करना, क्योंकि अभी बाकी सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, तुम लोग कार्ड से भी कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के पास कार्ड नहीं होते, इसलिए मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। और अगर तुम्हें इस कोर्स के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो मैं एक वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, उसे जाके देख लो। उसमें तुम्हें प्रॉपर्ली पता चल जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया है। तो चलो अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।